कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके वो ये है कि पेशेंट एडीमा भी कर सकता है, और उसके अलावा पेशेंट का हार्ट फेलियर को वर्स कर सकता है, और उसके अलावा पेशेंट को हाइपोटेंशन कर सकता है। इसके अलावा हार्ट ब्लॉक्स भी पेशेंट कर सकता है। अगर पेशेंट को स्टेबल एंजाइना है तो एंजाइना के ट्रीटमेंट के अंदर एक और ड्रग हम यूज करते हैं बिसाइड एस्पिरिन इज रेनोलाजीन। ठीक है, रेनोलाजीन जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ठीक है ना। ये मेनली एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, विजोडाइलेटर इफेक्ट लेने के लिए जो है वो हम पेशेंट्स में यूज किया जा सकता है रेनोलाजीन। इसके बाद आ जाता है कि आपने ये सारी ड्रग्स दे ली और उसके बाद आप फर्दर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसमें है रीवैस्कुलाइजेशन। रीवैस्कुलाइजेशन करने के लिए मैंने आपको पहले बात की थी कि हम दो चीजें कर सकते हैं, या पीसीआई कर सकते हैं, यानी कि परक्यूटेनियस कोरोनरी जो है आपकी वेसल्स को कर सकते हैं, जिसमें मैंने बात की थी कि परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के अंदर या एंजियोप्लास्टी थी, या दूसरी जो हमने बात की थी वो की थी कैबेज की। तो हार्ट की रीवैस्कुलाइजेशन के अंदर हम अगर पेशेंट, मैंने उसको रिवाइज कर देता हूँ ये टॉपिक, इसके अंदर दो बातें की थी कि अगर एक पेशेंट है उसके अंदर अगर सिंगल वन वेसल इन्वॉल्व है तो आप उसमें कोरोनरी पीसीआई करेंगे, ठीक है ना, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करेंगे, जिसके अंदर आप पेशेंट को एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, वहां पे स्टंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर टू वेसल्स हैं लेकिन उससे और कोई कॉमअप्स नहीं है तब भी आप स्टंटिंग करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट की टू वेसल्स इन्वॉल्व है और उसके साथ पेशेंट को डायबिटीज भी है, या पेशेंट को कोई और पहले हिस्ट्री है रिकरेंट एमआई की, या पेशेंट की पेन सेटल नहीं हो रही, या पेशेंट की परसिस्टेंट चेस्ट पेन है डिस्पाइट ऑफ स्टंटिंग, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर आप री स्टंटिंग नहीं करेंगे। इसके अंदर पेशेंट का आप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे। और अगर थ्री वेसल्स ब्लॉक हैं या मेन आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग वेसल इन्वॉल्व है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी जो है वो आप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे। अब हम थोड़ा सा अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ओवरव्यू, उसके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स थे, क्या क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस थी, और मैनेजमेंट में कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जा सकती हैं। अब हम बात करने लगे हैं कि अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसके सेम रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो अभी हमने पीछे सारे पढ़े, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ओल्ड एज, और पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस, की सारी चीजें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम करती हैं। अब acute coronary syndrome consists of three things, mainly unstable angina, non-ST elevation MI and ST elevation MI। अगर आपने पेशेंट आपके पास आता है चेस्ट पेन के साथ, आपने ईसीजी कराई, उसमें आपने डिफरेंशिएट कर लेना है कि आइदर इट इज एसटी एलिवेशन एमआई और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जो कि डिफरेंशिएटिंग, यानी अगर आपके पास एक सिनेरियो आता है, पेशेंट कहता है कि चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट किया है ईसीजी के अंदर नॉन एसटी एलिवेशन, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है, यानी एसटी डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करता है, तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो उसमें कौन सी ड्रग है जो आप मैनेजमेंट के अंदर यूज करेंगे? काइंडली कोई आप में से बताना चाहेंगे? सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें। एक पेशेंट है हमारे पास आता है 45 ईयर्स ओल्ड का, वो कहता है कि मेरे चेस्ट पेन हो रही है, ईसीजी करवाई, उसकी इंफीरियर लीड्स के अंदर यानी 2-3 एवीएफ के अंदर एसटी डिप्रेशन थे। एसटी डिप्रेशन, नॉट एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन एमआई है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने देनी देनी? एस्पिरिन। इनिशियल में सबसे पहले कह सकते हैं कि आपके पास सिनेरियो में आएगा इनिशियल तो डिस्प्रीन या एस्प्रीन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है इसके बाद ये कह सकते हैं? चलो, हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इज द आंसर। याद रखिएगा कि आपने पेशेंट को हेपरिनाइज करना है, यानी अगर पेशेंट नॉन एसटी एलिवेशन एमआई के साथ है तो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी हेपरिन है। और अगर एक पेशेंट एसटी एलिवेशन का, उसका बाद में पढ़ते हैं, जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है उसके अंदर हमने जो पेशेंट को हेपरिनाइज करना होता है, क्यों करना होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी पैथोफिजियोलॉजी बैकग्राउंड नॉलेज दे दूं। जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होता है उसमें मेन क्या हो रहा होता है, उसमें हार्ट की जो वेसल्स है, आपको पता है ना कि हार्ट की ब्लड सप्लाई जो कोरोनरी जो मायोकार्डियम है वो कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक फॉर एग्जांपल हार्ट की ये पेरिकार्डियम है, ये मायोकार्डियम और ये एंडोकार्डियम, ये पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है।
अब आपको पता है कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ पे पड़ी नहीं है, वो पेरिकार्डियम के ऊपर यहाँ पे पड़ी नहीं है ब्लड वेसल्स। यहाँ से ब्लड सप्लाई हार्ट को मिल रही है, ऐसे ही है, यहाँ से ब्लड सप्लाई हार्ट को मिल रही है। अगर पेशेंट की जो कोरोनरी आर्टरी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोरोनरी आर्टरी अगर वो सिर्फ पार्शियल ब्लॉक है, पार्शियल ब्लॉक है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हल्की सी इंजरी हुई, वहां पे एथीरोमेटस प्लेक बना और उसमें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट हुए और ये एथीरोमा बन गया। अब ये एथीरोमा ने क्या किया है कि ये वेसल को नैरो कर दिया है, नैरो कर दिया है। नैरो होने से क्या होगा कि ये एरिया जो है वो इससे कुछ हद तक सप्लाई करेगा और कुछ हद तक जो मायोकार्डियम है या जो कुछ एरिया है उसको ब्लड जो है वो नहीं करेगा। अब एक और बात होती है कि एंडोकार्डियम की जो इनर कुछ एरिया होता है ना, कुछ पार्ट सब एंडोकार्डियल कुछ एरिया, उसको जो हार्ट का अंदर जो ब्लड होता है ना वो भी डिफियन के थ्रू हल्की सी ब्लड सप्लाई दे रहा होता है। तो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज एरिया होता है वो ये वाला एरिया होता है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम का ये वाला पोर्शन जो है ना सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर पार्शियली एथेरोमेटस प्लेक बनना शुरू हुआ है या बन रहा है, उसके अंदर ईसीजी के अंदर क्या होगा, आपके मायोकार्डियम में क्या हो रहा है कि सिर्फ सब एंडोकार्डियल इंफाक्शन हो रहा है, सब एंडोकार्डियल इंफाक्शन हो रहा है, नॉट होल ऑफ द लेयर्स ऑफ हार्ट आर इन्वॉल्व्ड, only subendocardial involvement is present that can leads to non ST elevation MI which is ST depression. Is it clear? ये इसको रिपीट कर दूं, चलें आगे चलते हैं। इसके बाद कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर इसमें याद रखें, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अगर ये हार्ट की एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर एथेरोमेटस प्लेक बना है, उसने पार्शियली वेसल को ब्लॉक किया है, यानी ये हिस्सा पेटेंट है और ये हिस्सा पेशेंट हार्ट कोरोनरी वेसल्स का ब्लॉक हुआ है, तो कुछ एरिया हार्ट का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, नॉट थ्रू आउट द, यानी कि थ्रू आउट द हार्ट लेयर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ओनली पेशेंट्स पार्शियली देयर इज अ पार्शियल narrowing of the coronary vessel that can cause atheromatous, which is due to the usually atheroma or atheromatous plaque which cause subendocardium, यानी कि हार्ट की सारी लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ उसकी सब एंडोकार्डियल एरिया जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि पेरिकार्डियम को भी थोड़ा सा ब्लड पहुंच रहा है और एंडोकार्डियम के कुछ एरिया को भी ब्लड पहुंच रहा है। तो उस पेशेंट्स के अंदर हम क्या कहेंगे कि पेशेंट को नॉन एसटी एलिवेशन एमआई हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हेपरिन क्यों देनी है कि ये जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है ये फुल ऑब्स्ट्रक्शन में कन्वर्ट ना हो, जितना ये क्लॉट बना है ये इसको फर्दर एक्सटेंड ना करे और जो बन गया है वो यहाँ से टूटे, उसके लिए हम पेशेंट को क्या देंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। ये किसका ट्रीटमेंट है, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई का। नाउ वी विल टॉक अबाउट एसटी एलिवेशन एमआई। एसटी एलिवेशन एमआई में क्या हो रहा है, एक वेसल है, कोरोनरी वेसल है, फॉर एग्जांपल राइट कोरोनरी आर्टरी है, एक पेशेंट के